हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री 20 MCQ सीरीज़ में। और आज हम लोग का टॉपिक है साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? तो सही कथन चुनना है। पहला है, इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूछताछ के लिए की गई थी। तो कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। साइमन कमीशन का गठन इसीलिए किया गया था कि 1919 एक्ट का इसका समीक्षा किया जा सके। इसमें यह शर्त थी कि हर एक 10 साल बाद इस एक्ट की समीक्षा की जाएगी। तो इसी के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, ये भी सही है। संघीय सरकार की संस्तुति किया था और साथ ही साथ संघीय संविधान की भी सिफारिश की थी। चौथा है, भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया, तो ये भी सही है। साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसमें आंसर डी हो जाएगा। कमीशन की सिफारिशों में प्रांतों की स्वायत्तता, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था जारी रखने की, बर्मा को भारत से अलग करना, भारत के लिए संघीय संविधान और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए विस्तार एवं मुसलमानों का विशेष प्रतिनिधित्व, गवर्नर जनरल एवं गवर्नर के अधिकारों को बढ़ाने का सुझाव इसने दिया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुझाव पूछता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में साइमन कमीशन के सदस्यों में से कौन उदारवादी था? तो दोस्तों, जो साइमन कमीशन में जो सदस्य थे, 7 सदस्य थे, तो पूछ रहा है कि इसमें कौन उदारवादी था। तो सर जॉन साइमन ही उदारवादी थे क्योंकि ये लिबरल पार्टी से जुड़े हुए थे, बाकी अलग अलग पार्टियों और विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग थे। जैसे क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी से जुड़ा हुआ था, एडवर्ड सेसिल जॉर्ज कॉडोगन कंजर्वेटिव पार्टी से, बनोन हॉटसॉन लेबर पार्टी से, फॉक्स कंजर्वेटिव पार्टी से, और सर जॉन साइमन लिबरल पार्टी से जुड़े हुए थे। अगला है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो दोस्तों, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर जो है किसी भी भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। यह था लॉर्ड इरविन। इसका शासनकाल 1926 से 1931 के आसपास रहा। ये भारत के वायसराय थे इस समय, और इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड थी उसको स्वीकार कर लिया था, परंतु 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसी में अशोक आंदोलन को सैन्य आज्ञा आंदोलन की सहमति प्रदान की गई थी, जिसके बाद से गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया जाता है। और इससे सैन्य आज्ञा आंदोलन को ख़त्म करने के लिए बाद में गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसके कारण गांधी जी को द्वितीय गुलबर्ग सम्मेलन में जाकर शामिल होना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिसे नेहरू समिति या नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। तो इसमें कौन सदस्य नहीं था? तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल नहीं थे, बाकी ये लोग तीनों थे। और इनके द्वारा 11 मई 1928 को एक सम्मेलन बम्बई में होता है और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है, जिसमें तेज बहादुर सप्रू, सर अली इमाम, शोएब कुरैशी, M.R. जयकर, सुभाष चंद्र बोस, M.S. अणे, N.M. जोशी, मंगल सिंह, G.R. प्रधान, ये सब शामिल रहते हैं। जयकर ने बाद में इस समिति से अपना नाम वापस ले लिया था। इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। इन्होंने सबसे पहले औपनिवेशिक स्वराज की मांग की, यानी कि डोमिनियन स्टेटस टाइप का जो स्वराज है उसकी डिमांड की थी। और नेहरू रिपोर्ट में इस चीज़ का डिमांड किया गया था। इसमें तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती। एक तरह से जो भारत है ब्रिटिश का उपनिवेश के तरह रहता। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? तो दोस्तों, इसका विरोध सुभाष चंद्र बोस को द्वारा किया था। जो डोमिनियन स्टेटस था की डिमांड की गई थी नेहरू रिपोर्ट में, उसका विरोध सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इन्होंने ये चाहते थे कि नहीं, डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज की प्राप्ति या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाए। ब्रिटिश
साम्राज्य के अंतर्गत नहीं, ब्रिटिश से पूर्ण स्वतंत्रता भारत को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? तो ये साइमन गो बैक नारे का निर्माण यूसुफ मेहर अली के द्वारा किया गया था। जो नारा लगाया गया था साइमन गो बैक, और पंजाब में पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया, काले झंडे दिखलाए गए, तो इन्हीं का ये नारा गढ़ा गया था यूसुफ मेहर अली द्वारा। नेक्स्ट है मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस आयोग के बहिष्कार का निर्णय लिया? तो दोस्तों साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया था मद्रास अधिवेशन 1927 में मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष एम ए अंसारी थे और यहीं पर निर्णय लिया गया था कि साइमन आयोग का बहिष्कार किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से क्या सिफारिश की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट में क्या सिफारिशें थीं, उस पर बेस्ट क्वेश्चन है। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता बिल्कुल गलत है, एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं थी। भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण हेतु संयुक्त निर्वाचक मंडल, ये सही था। जो अल्पसंख्यकों के लिए जो है एक संयुक्त निर्वाचन मंडल की डिमांड की गई थी, पृथक निर्वाचन मंडल की डिमांड को स्वीकार कर दिया गया था। तीसरा है संविधान में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, तो ये भी सही है। तो 2-3 सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें सिफारिशों को देख लेते हैं। पहला है कि भारत को संसदीय शासन प्रणाली के साथ डोमिनियन का दर्जा दिया जाए, यानी डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाए। दूसरा है भारत में संघीय सरकार होनी चाहिए जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र में निहित होनी चाहिए। साथ ही साथ महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार और सार्वभौम वयस्क मताधिकार सहित 19 मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई थी। और अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होना चाहिए, इसके लिए ज्वाइंट संयुक्त निर्वाचक मंडल का निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है यह कटाक्ष कि भारतवासी किसी संविधान पर एकमत होने में असमर्थ हैं, किसने किया था? तो लॉर्ड बेकनहेड ने किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसने जो है एक कटाक्ष किया था कि भारतीय अपना संविधान बना नहीं सकते हैं, और ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसने एक कहा था। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो हमारा राज्यसभा है उसी तरह का वहाँ पे है। तो इसने मजाक किया था कि भारतीय अपना संविधान बना नहीं सकते हैं। इसी के कारण से नेहरू कमेटी का गठन किया गया था और भारतीयों ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, कौन सा था? तो दोस्तों संपूर्ण स्वाधीनता की जो शपथ लिया गया वो लाहौर अधिवेशन था। इसी में पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज का जो है डिमांड किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 का रावी नदी के तट पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसमें जो है कई प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिससे जो नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक जो डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी उसको रद्द कर दिया गया और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। दूसरा है कि लाहौर कांग्रेस में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस संविधान में स्वराज शब्द का आपसे अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा, तो बता ही दिए। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा सरकार द्वारा गठित समितियों का पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा। भविष्य में होने वाले सभी चुनावों का बहिष्कार किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाना, ये सब इसमें स्वीकार किया गया था प्रस्ताव को। पूर्ण स्वराज का वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस पूर्ण स्वराज के साथ, क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को जो जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर की रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को का जो दिन है वो प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? तो ये था अंत तक लड़ो, जो 12 मार्च को शुरू किया गया था 1930 के साबरमती से दांडी तक की यात्रा 240 मील की यात्रा थी। इसमें 78 अनुयायी का जत्था था शामिल। तो इसमें यही आदर्श वाक्य था, अंत तक लड़ो। नेक्स्ट है घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है
दांडी मार्च यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ये गांधी जी का कथन है। प्रसिद्ध दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और दांडी 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो पहुंचते हैं तट पे और नमक कानून तोड़ते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो जब इनकी गिरफ्तारी की जाती है नमक कानून तोड़ने के बाद, तो उनका स्थान अब्बास तैयब जी के द्वारा लिया जाता है। दोस्तों इसमें अब्बास तैयब जी आंसर हो जाएगा। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया जाता है और गांधी जी गिरफ्तारी के बाद उनका नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ जाता है। नेक्स्ट है, गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी किस जिले में स्थित है? तो दांडी नवसारी जिले में स्थित है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये गांधी की दांडी यात्रा से जुड़ा हुआ यह कथन गांधी जी ने कहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के तहत ये दांडी ग्राम पहुंचे थे और अपने संबोधन में कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। ये कथन गलत है। उनको सजा हुई थी। उनको 5 मई को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया था। दूसरा है मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई। तो ये भी कथन सही है। तो सिर्फ इसमें हो जाएगा कि दूसरा कथन सही है। बानर सेना और मंजरी सेना का संबंध है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। बानर सेना ये बच्चों की सेना थी और मंजरी सेना लड़कियों के द्वारा बनाई गई सेना थी। इनका काम था कि जो खुफिया खबरें होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। बानर सेना में सबसे प्रमुख रोल था इंदिरा गांधी का, 1930 में बनाया गया था। तो दोस्तों आज इतना ही था MCQ में। थैंक यू।